हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सविता वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एफ.एन. सूजा यानी कि फ्रांसिस न्यूटन सूजा। सूजा का जन्म 12 अप्रैल 1924 में हुआ था और मृत्यु 28 मार्च 2002 को। फ्रांसिस न्यूटन सूजा, एफ.एन. सूजा और बाद में केवल सूजा उपनाम से विश्व भर में प्रसिद्ध होने वाले फ्रांसिस का जन्म गोवा के एक कैथोलिक परिवार में 1924 में हुआ। जब वे 3 वर्ष के थे तब ही उनके पिता का देहांत हो गया, लेकिन बालक सूजा के प्रति माँ ने अन्याय करते हुए अपनी सास के पास उन्हें गांव छोड़ दिया और स्वयं मुंबई चली आई। मुंबई आकर सूजा की मां ने सिलाई कढ़ाई का काम कर अपनी आजीविका चलाई और बाद में उनका हृदय पिघला और उन्होंने बालक सूजा को मुंबई लाकर पढ़ाया लिखाया। पर सूजा की आत्मा अपनी अपेक्षा से हमेशा विद्रोही बनी रही। बचपन में ही पितृहीन और अपनी माता के स्नेह से वंचित सूजा अपने को एक पीड़ित आत्मा के रूप में देखते रहे और इसकी जीवन भर चर्चा भी करते रहे। मातृभाषा कोंकणी होते हुए भी माँ ने उनसे हमेशा अंग्रेजी में बोलती रही। यही कारण है कि सूजा ने केवल अंग्रेजी में लिखते पढ़ते लेकिन सोचते भी थे और इसके लिए वे अपनी माँ को जिम्मेदार ठहराते थे। इसी अंग्रेजी परिवेश ने उन्हें पश्चिम से जुड़ने को प्रेरित किया, पर वे मन प्राण से भारतीय थी और जीवन भर भारतीय जगत को ही कला में रूपायित करते रहे। सूजा की जिंदगी बहुआयामी रही और उसमें अनेक उतार चढ़ाव भी आए। 1945 की बात है जब सूजा ने जे स्कूल ऑफ मुंबई में तीसरे वर्ष के छात्र थे। वहां उन्होंने ब्रिटिश ध्वज यूनियन जैक को उतार कर फेंक दिया था, जिसके कारण उन्हें स्कूल से निष्कासन भी झेलना पड़ा। उन्होंने स्वयं लिखा, उस दिन निष्कासन के बाद खींच से भरा घर लौटा और चकित माँ से अपनी आप बीती सुनाई। फिर माँ के काम में सिलाई कढ़ाई के लिए मेज की तख्ती के रूप में काम आने वाली प्लाई बोर्ड के बड़े से टुकड़े पर उसी छटपटाहट के साथ छुरी से रंगों का प्रयोग कर 2 घंटे के अंदर भूदृश्य और स्टिल लाइफ के साथ एक निर्वासन नारी आकृति की रचना की। उसका नाम रखा नीली औरत। यह निर्वसना न ही किसी सुंदरता की प्रतीक थी, न किसी आदिम रमणी की प्रतिमा और न ही इसकी रचना के कौशल तथा आकृति के गठन में किसी काल की प्रचलित शैली की छाप थी। यह निर्वसना तो उस नारी का प्रतीक थी जो अपनी सभी कड़वाहटों और क्रूरता के साथ एक निर्मम सत्य की तरह हमारे साथ जीती रहती। सूजा के अपने कथनों से ही मालूम होता है कि कला यात्रा के इस आरंभिक रचना में एक भिन्न रचना बोध का संकेत था और एक भिन्न रचना विधि का प्रयोग था। यह सिलसिला आगे के 6 महीने तक चलता रहा। इस प्रक्रिया में सूजा ने 200 से अधिक कृतियां बनाई, जिसमें से 50 कृतियों में गोवा के भूदृश्य, निर्वसना, ईसा की विभिन्न आकृतियां, प्रार्थना करती हुई नारी आदि शामिल थे। सभी कृतियों में विध्वंसकारी समय की छाप थी और हैरानी की बात यह है कि ईसा की आकृतियों में भी करुणा और दया का भाव था। उसमें आतंकित करने वाली छटपटाहट तथा जीवन के क्रूर सत्यों को प्रकाशित करने की आतुरता थी। इन कृतियों में गुप्त आक्रोश और अपने को व्यक्त करने की आकांक्षा भी थी। यह एक ऐसा स्वर था जिसमें विद्रोह का पूर्वाभास और सभी प्रकार के प्रचलित सौंदर्य बोधीय प्रतिमानों का नकार था। यह कुछ ऐसा ही था जो 19वीं शताब्दी में फ्रांस के बोदेलेयर के साथ आज जोड़कर देखा जाता है।
और जो समूची पूंजीवादी संस्कृति और संस्कार को नकार कर एक ऐसे भविष्य का आग्रह करता है जो अनश्वर और सर्वकालीन रूप से सुंदर है। सूजा के इसी स्वर में हरमन गोएत्से ने विद्रोही करार देकर नीली औरत को बड़ौदा राज्य कला संग्रहालय के लिए चुना था। यह चकित कर देने वाला तथ्य था कि सूजा की पहली प्रदर्शनी में शामिल आधी से अधिक कृतियां बिक चुकी थीं, पर दर्शकों की राय में वे कृतियां विभत्स थीं। उन अभिजन कला प्रेमियों को मालूम न था कि इस प्रदर्शनी में शामिल कृतियां उस वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही थी जो वर्ग सदा से शोषित और उत्पीड़ित रहा है। वह वर्ग मूक ही रहता आया है, उसे बोलने की आज़ादी रही ही नहीं है। प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ, नागार्जुन, R.K. नारायण, तक्षी शिवशंकर पिल्ले और मुल्कराज आनंद के कथा चरित्र ऐसे ही हैं, पर वे सूजा के संसार में दाखिल होकर नई जमीन पा जाते हैं, बोल पड़ते हैं, अपनी अपेक्षा के विरुद्ध बोलते हैं और अभिजन वर्ग के सौंदर्य बोधीय प्रतिमानों को एक झटके में नकार देते हैं। इसी संस्कृति का एक उदाहरण यह भी है कि 1947 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी अपनी वार्षिक प्रदर्शनी में सूजा के काम को इसलिए नहीं चुनती कि वह न्यूड थी, लेकिन उसको हैरानी हुई जब 1947-48 में लंदन की रॉयल एकेडमी में आयोजित होने वाली भारतीय उपमहाद्वीप के कलाकारों की वृहद प्रदर्शनी में सूजा के 2 काम चुने गए। यह उन लोगों पर एक प्रहार की तरह था जो लोग सूजा की कला से घृणा करते थे। सूजा पर अपनी उपेक्षा का भी गहरा असर रहा। अपनी पारिवारिक स्थिति और अप्रेम का गहरा बोध तो उसमें जीवन भर बना रहा। यही कारण है कि 1956 में स्टीफन स्पेंडर द्वारा संपादित एनकाउंटर में सूजा ने आत्मकथा लिखी और स्वयं को गंदा कीड़ा कहा। उन्होंने लिखा, मैं एक गंदा कीड़ा हूँ जिसकी कीड़ों में भी कोई हैसियत नहीं है। मैं नामहीन गोत्रहीन कीड़ा हूँ। घर में और बाहर हर जगह उपेक्षा, घृणा और तिरस्कार पाने वाला कीड़ा हूँ। अपनी आत्मकथा में सूजा ने लिखा है, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की उपेक्षापूर्ण नीति के बाद यह एहसास गहरा हो गया कि इस कला जगत में अकेले कुछ हो नहीं सकता। इसी बीच उनकी भेंट आरा से हुई, जो मोटर गाड़ी की एक गैराज में काम कर रहे थे। आरा के कृति को भी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ने खारिज किया था। दोनों विद्रोही थे और दोनों की पारिवारिक स्थिति लगभग एक जैसी थी। आरा भी मातृहीन थे और 7 वर्ष की अवस्था में ही हैदराबाद से मुंबई भाग आए थे। ऐसे अनाम युवकों को कला में कौन शामिल करता, जिसमें अमीरों की सदा से ही चलती आई है। उन दोनों मुंबई की कला में निर्जीवता और उदासीनता का माहौल था। कला सृजन के पीछे न तो कोई ध्येय था और न ही कोई स्वस्थ भाव। सूजा इस प्रचलित कला मापदंड को चुनौती देने वाले आगे बढ़े। सुंदर दर्शनीय कृतियों के संसार में उन्हें अपनी दुनिया बनानी थी। आरा मिले ही थे। इसके बाद में सैयद हैदर रजा, मकबूल फिदा हुसैन, सदानंद बाकरे, अंबादास गावड़े भी शामिल हुए। यह वही दल है जिसने प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना की और कला के सनातन सौंदर्य बोधीय प्रतिमानों को चुनौती दी। सूजा ने कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ली थी। ग्रुप के सभी सदस्यों ने अपनी छाप छोड़ने और कला में कुछ नया कर दिखाने का ताप था। यद्यपि सूजा कम्युनिस्ट थे, पर ग्रुप का घोषणा पत्र राजनीतिक न था। ग्रुप के घोषणा पत्र में आकार और रंगीय प्रतिमानों की बहस पर अधिक जगह थी। सूजा ने स्पष्ट किया था कि कला
आकारिक पक्षों के साथ अपने समय को चिन्हित करेगी। इसी को देखते हुए और सूजा के सरोकारों को समझते जे स्वामीनाथन ने एक समय सूजा और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप को एक दूसरे का पर्याय बनाया और कहा था कि ये दोनों समकालीन भारतीय कला में आधुनिकता के अग्रदूत हैं। सूजा ने ग्रुप के कलाकारों को आगे बढ़ने को प्रेरित किया और स्वयं नई चेतना के साथ कला के नए आयामों को छूने और पाने की सफल चेष्टा की। जिस दौर को हम कला में, खासकर भारतीय कला में आधुनिकता के प्रवेश का दौर कहते हैं, संयोग से वह सूजा और उनके ग्रुप के माध्यम से ही सामने आए। नए विषय, नए भाव, पद्धति, कृतियों में प्रसन्नाकुलता, सौंदर्य में के सनातनी आकर्षण का नकार, भूख और वेदना का अंकन, असमानता पर प्रहार जैसे विषयों के साथ आधुनिकता रंगों के नए विस्फोट और दूसरी दुनिया के साथ उपस्थित हुई। यह दुनिया सबको अपरिचित सी लगी, पर धीरे धीरे उसने अपनी जगह बनाई। ग्रुप बेशक बहुत अधिक वर्षों तक काम न कर सका, पर इसने भारतीय कला को पारंपरिकता के दलदल से बाहर निकाला, इसमें कोई संदेह नहीं है। फरवरी 1949 में इस ग्रुप की पहली प्रदर्शनी बड़ौदा में हुई और फिर दूसरी जुलाई में मुंबई में। इसी वर्ष सूजा ने भारत छोड़ा। 1950 में ही रजा और बाकरे ने भी पेरिस की यात्रा की। सूजा तो लंदन गए, पर इधर ग्रुप बिखरने लगा। धीरे धीरे नेतृत्व के अभाव में सदस्यों की उदासीनता ने ग्रुप की संभावनाएं ही खत्म कर दी, पर जितने वर्ष भी इसका अस्तित्व रहा, इसने भारतीय कला जगत में अपनी बड़ी भूमिका निभाई। इस ग्रुप से जुड़े कलाकारों ने यातनादायी स्थितियों और गरीब मनुष्यों का चित्रांकित किया। ऐसा पहली बार हुआ कि बड़े पैमाने पर हाशिए पर जी रहे लोगों को की सुध ली गई। इसमें मकबूल फिदा हुसैन की कुम्हार, KH आरा की भूख आदि शामिल है। सैयद हैदर रजा और अंबादास गावड़े की उन दोनों निर्मित कृतियों में खाली मकानों की कतारें हैं, जिसमें मनुष्य कहीं दिखता ही नहीं। यहाँ सूनापन, खामोशी और निस्तब्धता है। इस कला बोध ने अपने समय के प्रति जागरूक बनाया। यही कारण है कि इस समय दृश्य में उपस्थित प्रायः सभी सचेत कलाकारों ने प्रोग्रेसिव ग्रुप की धारा में काम करने की शुरुआत की। बेशक यह परंपरा अधिक दिनों तक नहीं चली, पर आधुनिक और समकालीन कला में अपने समय के प्रति दायित्व बोध के संदर्भ में इसने बड़ा निर्णायक प्रभाव डाला, जो आज तक देखा और परखा जा सकता है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की विस्तार से चर्चा की पीछे उद्देश्य यही है कि उसे सूजा के परिप्रेक्ष्य में समझा जाए। ग्रुप के उद्भव से लेकर और उसके घोषणा पत्र तक को सूजा ने तय किया और उसकी पूरी रचनाशीलता में अहम भूमिका अदा की। सूजा की समूची प्रतिभा इस रचनात्मक आयोजन में लगी, इसलिए उनके सांगठनिक योगदान की चर्चा पर इतनी ही आवश्यकता है कि जितनी कि कलाकार के रूप में उनका सम्यक उल्लेख। एक कलाकार के रूप में सूजा ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान निर्मित की। भारत में उनकी परंपरा बहुत आगे तक आई और ऐसे अनेक कलाकार इस मार्ग पर उनके सहचर भी बने। सूजा दरअसल भारतीय कला के उन महान कलाकारों में शामिल है जिन्होंने अपनी अप्रतिम कला साधना से न केवल भारतीय कला को व्याकरण गढ़ा, बल्कि एक नई सोच और प्रविधि में विन्यस्त किया। सूजा ने पहली बार पारंपरिक भारतीय सौंदर्य बोधीय प्रतिमानों को चुनौती दी और कला की वर्जना के शास्त्र को तोड़ने का सफल उद्यम संभव किया। ये प्रतिभा संपन्न, मौलिक और नए उन्मेष के सर्जक थे। उन्होंने अपने उपेक्षित जीवन से नई कला शैली विकसित की तथा यह सिद्ध किया कि जीवन की यातना, संघर्ष और चुनौतियों से
अलग कला नहीं हो सकती। यह दिलचस्प अध्ययन का विषय हो सकता है कि सूजा के चरित्र समाजशास्त्रीय पद्धति से समन्वित दिखाई देते हैं। अपने समय की चिंताओं, समस्याओं और दुर्विसंधियों को अभिव्यक्त करते हुए वे उस मान्यता को खंडित करते हैं कि कला सिर्फ आनंद और रसास्वाद तक ही सीमित है। उनकी सृजनशीलता में कला जितनी समाजोपेक्ष है उतनी ही वह साहित्य में भी होती है। माध्यम का अंतर भले दोनों में दिखाई देता हो, पर सरोकार में कोई फर्क नजर नहीं आता। समाज के उपेक्षित, वंचित, पीड़ित और हाशिए के लोगों को की जैसी चिंता सूजा की कला में दृश्य होती है, वैसी उनके समकालीनों में भी दिखाई देती है। लंबे समय तक आलोचकों, संस्थाओं की उपेक्षा झेल चुके सूजा ने अंततः प्रमाणित किया कि कला किसी घोषित प्रतिमान का अनुकरण नहीं करती, वह अपना रूप खुद तय करती है और कोई भी प्रतिमान उसी में से निकल कर आता है। सूजा के रंग विस्फोटक हैं, रेखाओं में आकृतियों की पुष्टि निर्मिति से वे उसको उत्तेजक भाव मुद्रा दिखाते हैं। उनकी महत्वपूर्ण कृतियों में ब्लू वुमन, सीटे न्यूड, गर्ल विद हेयर पिन, गर्ल पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट इन गोवा, चर्च इन गोवा, लैंडस्केप ऑफ गोवा, डिफरेंट इमेज ऑफ क्राइस्ट, वुमेन इन केयर इत्यादि उनकी फेमस पेंटिंग में से है। नेक्स्ट है मैन एंड वुमेन लाफिंग एंड सेल्फ पोर्ट्रेट। यह सब इनकी फेमस पेंटिंग्स हैं। थैंक यू।